ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एनसीईआरटी की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर एक साल नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो देखो, जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उसका डाइजेशन होता है जिससे कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में। जैसे हमने खाना खाया तो खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से बना ग्लूकोज, प्रोटीन के डाइजेशन से बना एमाइनो एसिड और फैट के डाइजेशन से बना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एनसीईआरटी सिर्फ फैटी एसिड का जिक्र करती है तो हम सिर्फ फैटी एसिड को लेकर चलते हैं। अब ये जो सिंपल फूड बने हैं ये हमारी सेल्स में जाएंगे। अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको सेल्स तक पहुंचाना ताकि हमने जो खाना खाया वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करे। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड अभी हमारी बॉडी के सेल्स में पहुंच गए। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर। क्या होता है सर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जैसे मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, फिर पायरुविक एसिड जाएगा क्रेब्स साइकिल में, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर फाइनली हमें एटीपी मिलेगा। ठीक है सर, हमें सिर्फ याद रखना है कि इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है सिंपल मॉलिक्यूल का जो सेल्स में पहुंच गए हैं। अब देखो, अब तो एटीपी मिल गया, एटीपी का यूज हमारी बॉडी की सेल्स यूज करेगी उसको, और जो मेटाबॉलिक वाटर बना है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हमारी सेल के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं जैसे CO2 टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, इसको बाहर रिलीज आउट करना होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग एंड एनसीईआरटी बोलती है ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो ये चीज़ हमें एविडेंट देता है कि हमें सेल को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन देना है ताकि ये प्रोसेस चले, इन सिंपल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो, ये कन्वर्ट हो कन्वर्ट हो CO2 H2O और एटीपी में, और CO2 हमें बाहर रिलीज आउट करना हो। तो इसलिए हम कंटिन्यूअसली बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं, वही प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड टू derive energy to perform various activities. CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. सर कैटाबोलिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, डाइजेशन हो गया, इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो गया, इन सारे प्रोसेस में हम सब्सटेंस को तोड़ते जा रहे हैं, मतलब कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो इसलिए कैटाबोलिक रिएक्शन बोला गया है। तो जो CO2 होता है हार्मफुल होता है और उसको रिलीज करना होता है ड्यूरिंग कैटाबोलिक रिएक्शन। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing and commonly known as respiration. तो हमने एनसीईआरटी की लाइन कवर कर ली। अब चलो हम इस चैप्टर को समझने के लिए रेस्पिरेशन की स्टेप्स पढ़ते हैं। सर हमारा टारगेट क्या है? देखो, ये हमारी बॉडी की सेल्स है, इनमें फूड पहुंच गया है सिंपल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सिंपल फॉर्म होते हैं। अब इस फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन से CO2 H2O और एटीपी बनेगा। सर ये ऑक्सीजन आएगा कैसे? देखो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और हमारी सेल में ऑक्सीजन कम होता है। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी सेल में आएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है सर, लेकिन इसको लाएगा कौन? देखो, ऑक्सीजन हो या CO2 हो, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिससे इनका ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वो आएगा हमारी एल्वेलाई में, तो आ गया एल्वेलाई में। एल्वेलाई से ऑक्सीजन आएगा हमारी ब्लड वेसल में ठीक है, और ब्लड वेसल में है ब्लड, और ब्लड से ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के आ गया हमारी हार्ट में।
हार्ट जब हमारी पंप करी तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारी सेल्स के करीब। अब देखो, अब इस ब्लड में ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को हमें सेल्स तक पहुंचाना है, तो यहाँ प्रोसेस होगा डिफ्यूजन। तो वो डिफ्यूजन के थ्रू आ गया हमारी सेल में। अब इस फूड का हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन और बना CO2 H2O और ATP। ATP तो हमारी बॉडी की सेल्स यूज कर ली, H2O मेटाबॉलिक वाटर बॉडी में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। अब CO2 बना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको रिलीज आउट करना है। तो जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू हमारी सेल में आया था, वैसे ही CO2 हम डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में जो ब्लड है उससे बाइंड कर जाएगा। तो अब तुम्हें समझ आया कि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब देखो, अब यहाँ से CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गया हमारी बॉडी की सेल्स के थ्रू। अब जो CO2 है वो ब्लड के थ्रू गया हमारी हार्ट में। जिस ब्लड में CO2 आ गया वो ब्लड कौन सी हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट में आया, अब हार्ट पंप करी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारी एल्विलाई के करीब। सर एल्विलाई क्या है, देखो हमारी लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्विलाई। जैसे किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन का स्टडी कर लिए थे तो पूरा किडनी का खेल समझ आ गया था। वैसे ही एक एल्विलाई की स्टडी कर लेंगे तो हमारा पूरा लंग्स का खेल समझ आ जाएगा, कैसे गैस का एक्सचेंज होता है। देखो, लंग्स के एक लंग्स में 300 मिलियन एल्विलाई होता है। तो हम एक एक का स्टडी तो करेंगे नहीं, लेकिन एक को रिफरेंस मान के हम समझ लेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब CO2 आ गया हमारी एल्वियुलर मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू हमारी ब्लड वेसल में आया था, वैसे ही CO2 डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल से चला जाएगा एल्विलाई में, और एल्विलाई से CO2 कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो सर ये बताओ CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, हमारी सेल्स में ज़्यादा होगा, फिर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, ठीक है, फिर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो हम 5 स्टेप्स पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के। अगर ये 5 स्टेप तुम्हें समझ आ गया तो एक तुम्हें ओवरव्यू समझ आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का क्या मतलब है, जैसे हम घर में वेंटिलेटर लगाते हैं, तो वेंटिलेटर क्या करता है, बाहर की फ्रेश एयर को अंदर भेजता है और अंदर की हॉट एयर को बाहर करता है। सेम थिंग जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है और CO2 अंदर से बाहर जाता है, मतलब एल्विलाई से। तो एनसीईआरटी लिखती है बाई एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, मतलब अंदर आ गया, एंड CO2 रिच एल्वियुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो CO2 रिच एल्विलाई के अंदर है वो रिलीज आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ था ना सर, तो नेक्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप, इधर ट्रांसपोर्ट हुआ था ना सर, इधर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये हमारी ब्लड है और ये हमारी टिश्यू है। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हुआ था। ऑक्सीजन डिफ्यूजन से आ गया था और CO2 डिफ्यूजन से ब्लड में चला गया था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, जो ऑक्सीजन आया था वो हमारी यूटिलाइज हो गया बाय द सेल्स के द्वारा, एंड कैटाबोलिक रिएक्शन हुआ यहाँ पे, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 रिलीज हो गया। तो ये हमारी 5 स्टेप हैं जो रेस्पिरेशन की स्टेप्स होती हैं। तो तुम्हें बेसिक पूरा समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑर्गन गिल्स है तो बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, अगर स्किन है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के लिए टर्म यूज होता है पल्मोनरी। तो अगर लंग है तो बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब देखो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, एनसीईआरटी लिखती है ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है। यह डिपेंड करती है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर हैबिटेट पे कैसे डिपेंड करेगी, देखो हम जमीन पे रहते हैं तो हम क्या हो गए, टेरिस्ट्रियल हो गए, तो हमारे में ब्रीदिंग के मैकेनिज्म अलग है, सबसे अलग है।
और जो पानी में रहते हैं उनमें ब्रीदिंग के मैकेनिज्म अलग है, तो मैकेनिज्म हैबिटेट पे डिपेंड करे। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है और जो छोटे लेवल का ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें तो अंतर होता है ना ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में। तो हमारे में सबसे अच्छा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, और जो छोटे लेवल का ऑर्गेनिज्म है सेल्स या टिश्यू लेवल के, उनमें मैकेनिज्म का लेवल कम है। उनमें सेल्स के थ्रू ही डिफ्यूजन के उनके बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होता है। हमारे पास ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे में लंग्स है, इतनी सारी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है वो डिपेंड करती है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। इसी बेसिस पे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है। उनके बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, याद रखना। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो जहाँ पे स्किन का यूज होगा वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का गिल्स का यूज करते हैं जो एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे हम लोग हैं, हम जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में लंग्स होता है। लंग्स कैसा है? वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? लंग्स होता है। अब चलो हम धीरे धीरे चैप्टर इंजॉय करते हैं। देखो एनसीईआरटी लिखती है जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन चैम्बर होता है फॉर फूड एंड एयर। देखो ये हवा का रास्ता है और एक खाने का रास्ता है, तो एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन चैम्बर फॉर बोथ फूड एंड एयर। अब देखो जो ये हवा का रास्ता है इसको बाहर आना होता है, मतलब वेंट्रल साइड आना होता है, और जो खाने का रास्ता है इसको आना होता है पीछे की तरफ, ईसोफेगस, इसको बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप। तो हमारी जो हवा की रास्ता होती है इसको बोलते हैं विंड पाइप, और क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और जो खाने का रास्ता होता है फूड पाइप, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। अब तुम्हें एक चीज याद रखना है कि जो ट्रेकिया होती है इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। अब हमारा खाना आ गया है फेरिंग्स में, क्योंकि कॉमन चेम्बर है तो वहां तो आना फिक्स है। अब हमारा खाना आगे बढ़ा और इसको जाना है खाने वाले पाइप में, मतलब ईसोफेगस में। तो यहाँ तो दो दो रास्ते हैं। तो देखो जो हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर है एक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही फूड आता है इस एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से खाना हमारी विंड पाइप में ना जाकर के कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। तो यहाँ से सिर्फ तुम्हें दो बातें याद रखना है कि फेरिंग्स जो है कॉमन चैम्बर होता है फूड एंड एयर का, और जो ट्रेकिया होती है इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और फूड पाइप या इसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। और एपिग्लॉटिस जो होता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ड्यूरिंग swallowing ये क्या करता है? ग्लॉटिस को कवर अप कर देता है, जिसके वजह से फूड हमारी विंड पाइप में न जा करके या ट्रेकिया में न जा करके कहाँ चली जाती है? फूड पाइप में या इसोफेगस में। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ एनसीईआरटी की लाइन समझने के लिए, जो थोड़ा क्रूशियल लाइन है। देखो एक्चुअल में जो हमारी ट्रेकिया होती है ना, ये ट्रेकिया है, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो ट्रेकिया के इंटीरियर पोर्शन को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और एक्चुअल में जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है इसी को बोलते हैं ग्लॉटिस। ये ट्रेकिया है और ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लैरिंग्स, और इसी को ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो क्वेश्चन बेसिस पे तुमको आंसर देना है, बाकी बोलते रहना है। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। बहुत क्रूशियली पूछे तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना। तो चलो एपिग्लॉटिस क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, कवर करता है ग्लॉटिस को ड्यूरिंग swallowing, मतलब खाना निगलते समय। और ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी एनसीईआरटी की लाइन समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया, और वही सत्य था
कि जो ट्रेकिया का एंटीरियर पोर्शन होता है, ये ट्रेकिया है, इसके एंटीरियर पोर्शन लैरिंग्स होता है और यही लैरिंग्स की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। बाकी बोलते रहना है, ट्रेकिया की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस। देखो, अब लैरिंग्स क्या है? ट्रेकिया का सबसे इंटीरियर पोर्शन जो होता है उसी को बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो, ये है अपनी ट्रेकिया या विंड पाइप। इसके ऊपर देखो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। एपिग्लॉटिस जो होता है लैरिंग्स के ऊपर होता है, जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ड्यूरिंग swallowing। तो मैंने तुम्हें ये चीजें बता दिया। और फेरिंग्स क्या है? कॉमन चेंबर है फॉर फूड एंड एयर। अब देखो, नोज हमारी जो नाक है वो कहाँ खुली? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज कहाँ ओपन हुआ? फेरिंग्स में। और यही एनसीईआरटी गाइडलाइन है जिसको बताने के लिए मैंने पहले वहाँ तुम्हें थोड़ा जोड़ डाला था। फेरिंग्स जो होता है लैरिंग्स रीजन के थ्रू ओपन होता है ट्रेकिया में। तो सर, लैरिंग्स रीजन, फेरिंग्स, चलो फेरिंग्स तो ये है, फेरिंग्स ये है, फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन के थ्रू ट्रेकियम को, अब तो लैरिंग्स तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो, ट्रेकिया का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और इसी को ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो फेरिंग्स पहले कहाँ है? लैरिंग्स में। फिर लैरिंग्स रीजन के थ्रू कहाँ ओपन होता है? ट्रेकिया। तो अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, ये है हमारा हवा का रास्ता और ये है खाने के रास्ता। हवा का रास्ता आगे की तरफ आ जाता है वेंट्रल साइड, और खाने का रास्ता पीछे चला जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसको तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम से तुम्हें दिखाया हूँ कि हम क्या पढ़ना है। तो विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और यही ट्रेकिया देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, और T5 वर्टिब्री पे होता है, तो अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इस ट्रेकिया को पढ़ते हैं। देखो, ट्रेकिया जो होती है एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। देखो, ट्रेकिया कैसी है? एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रेकिया का इंटीरियर पोर्शन क्या है? लैरिंग्स है। इसको और क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। अब देखो, इस पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है इस ट्रेकिया पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। जब ट्रेकिया डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकस में। अब देखो, जहाँ पे एनसीईआरटी ब्रोंकस लिखती है वहाँ पे ब्रोंकाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं? देखो, ब्रोंकस टर्म सिंगुलर के लिए होता है और ब्रोंकाई प्लूरल के लिए। तो एनसीईआरटी इधर का भी दोनों ब्रोंकस को एक साथ प्राइमरी ब्रोंकाई बोलती है। तो कंफ्यूज मत होना, ब्रोंकस टर्म सिंगुलर के लिए और ब्रोंकाई टर्म प्लूरल के लिए। ब्रोंकस की जगह ब्रोंकाई दे, ब्रोंकाई की जगह ब्रोंकस दे, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। हमारा विंड पाइप वेंट्रल आ गया, तो वेंट्रली तो कार्टिलेजिनस रिंग है लेकिन डॉर्सली इनकम्प्लीट है। तो सिर्फ वेंट्रली दिखती है और पीछे की तरफ डॉर्सली क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। अब देखो जी, हमारी ट्रेकिया है ये T5 वर्टिब्री। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से रिफरेंस लें तो जो हमारी T5 वर्टिब्री है उस लेवल पे ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकस और इधर का भी प्राइमरी ब्रोंकस बोल दे तो दोनों ब्रोंकस हो गए ना, तो प्लूरल वर्ड यूज कर सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। जो T5 वर्टिब्री होती है मिड थोरेसिक वर्टिब्री होती है। इस लेवल पे ट्रेकिया जो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब देखो, हम पढ़ते हैं ब्रोंकियल ट्री। मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट बनाया है, बहुत इजी समझ आएगा, वरना एक अजीब सा दिखता है। ये देखो, ये है अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स उसके बाद क्या है? ट्रेकिया। क्योंकि ट्रेकिया का एंटीरियर पोर्शन क्या है? लैरिंग्स है। ट्रेकिया डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकस में। अब सिंगुलर को लेकर चलते हैं तो क्या होगा? ब्रोंकस टर्म। अगर इधर का भी पढ़ते तो ब्रोंकाई टर्म यूज करते। प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गई। अब देखो, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस में। ठीक है। अब देखो, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड हो गया टर्शियरी ब्रोंकस में। टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड हो गया इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। और फिर क्या हो गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। ऐसे बार बार मल्टीपल डिवीजन के बाद फाइनली बन जाता है एल्विलाई। एनसीईआरटी बोलती है कि फर्दर डिवीजन होता। अब फर्दर डिवीजन क्या है वो भी दिखा देता हूँ। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो डिवाइड होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में। बाकी तुम्हें तो सिर्फ याद रखना है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्विलाई बनता है, बाकी कुछ नहीं याद रखना।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एट्रिया एंड एट्रिया में फर्दर डिवीजन से क्या बन गया अपना एल्वियोलर सैक बन गया और उस एल्वियोलर सैक के अंदर एल्वियोलाई होता है। समझ आया कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। ट्रेकिया में डिवाइड हुआ तो प्राइमरी ब्रोंकस बना, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस बना, फिर टर्शियरी ब्रोंकस बना, फिर इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में फर्दर डिवीजन के बाद क्या बना एल्वियोलाई बना। तो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। और जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं डायमीटर देखो कम होता जा रहा है। एल्वियोलाई के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इरेगुलर थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है। तो गैस का एक्सचेंज मेनली कहाँ से होता है एल्वियोलाई से। तो तुम्हें ये चीज रिस्पायरेटरी ट्री या ब्रोंकियल ट्री समझ आया। कुछ नहीं है, ट्रेकिया में डिवीजन हो रहा है तो प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल फाइनली, और टर्मिनल ब्रोंकियल में फर्दर डिवीजन के बाद क्या बना एल्वियोलाई। और तुम्हें यही ध्यान रखना है एल्वियोलाई। चलो अब हम नो रास्ता देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है नेजल पैसेज में, नाक के रास्ते में। फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स तो कॉमन चेम्बर है ना फूड एंड एयर का, तो एयर पहुंच गया कहाँ फेरिंग्स में। अब मैंने तुम्हें बताया था कि फेरिंग्स जो है लेरिंग्स रीजन के थ्रू कहाँ खुलता है ट्रेकिया में। कितनी बार बता दिया। अब देखो, अब ये जो ट्रेकिया है इसमें फर्दर डिवीजन हो तो क्या बना प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो देखो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर क्या बन गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो हाँ, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बना रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, फिर एल्वियोलर सैक बना और उसके अंदर क्या बना एल्वियोलाई। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक का पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है। और नोज से लेकर के सॉरी नोज से लेकर के नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। क्या सर? नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो पार्ट होता है वो कंडक्टिंग जोन होता है। क्या क्या कौन सा जोन होता है कंडक्टिंग जोन। और ये है अपना एक्सचेंज जोन। मतलब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक क्या है अपना एक्सचेंज जोन है। देखो एक्सचेंज का मेन साइट होता है एल्वियोलाई। क्या है? गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट होता है एल्वियोलाई। लेकिन जैसे मान लो हमारे घर में नल होता है तो मेनली पानी कहाँ से गिरता है नल से गिरता है। लेकिन रास्ते में कहीं कहीं पाइप में बीच बीच में रिसाव भी होता रहता है। सेम थिंग, मेन गैसियस एक्सचेंज पार्ट तो एल्वियोलाई है, लेकिन साथ साथ यहाँ भी एक्सचेंज की कुछ कुछ प्रोसेस होती है, हल्का फुल्का एक्सचेंज होता रहता है। तो हमें इस पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। चलो एनसीईआरटी बोलती है कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क क्या होता है लंग होता है। अब देखो ये जो हमारी ब्रोंकस फाइनली ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क क्या हो गया लंग हो गया। ये सब मिलके क्या बना देते हैं लंग्स बना देते हैं हमारे। अब हमें मेनली एक एल्वियोलाई पे फोकस करना है। तुम्हें चैप्टर समझ आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा। चलो अब धीरे चलते हैं एल्वियोलाई की स्टडी करेंगे क्योंकि एक एल्वियोलाई पढ़ लेंगे तो हमें खेल समझ आ जाएगा। एल्वियोलाई क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई थिन वॉल्ड होती है, इरेगुलर होती है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक्सचेंज ऑफ गैस यही होता है। देखो जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसके अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल होती हैं जो यहाँ ब्लू कलर से दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्वियोलाई किससे लाइन होती है इंटरनली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है। थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूमोसाइट 1 होती है और एक और सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये न्यूमोसाइट 2 होती हैं। जो मेनली होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करती है, यहीं से गैस का डिफ्यूजन होता है।
मेनली तो यही है, ये बहुत कम होती है, बहुत छोटे अमाउंट में होती है और ये क्या करती है, ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का सीक्रेशन करती है, जो सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, मतलब चिकनाहट प्रोवाइड करेगा, एकदम डिफ्यूजन बहुत तगड़ा होगा, इतना चिकनाहट बना देगा और सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है और हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। गैस का एक्सचेंज तो यहाँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होती है, लेकिन जो न्यूमोसाइट 2 या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये हेल्प करती है गैस के एक्सचेंज में, सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करके, चिकनाहट प्रोवाइड करके, सरफेस टेंशन को या फ्रिक्शन को रिड्यूस करके। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि गैस का एक्सचेंज जो होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से होता है, जो हमारी एल्विलाई के लाइंड होती है इंटरनली। चलो अब हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग है। जो हमारी लंग्स होती है वो दो लेयर से कवर्ड होती है। एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। देखो, हमारी जो लंग्स होती है एक थोरेसिक कैविटी के अंदर कैद होती है, मतलब अंदर पैक होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर। जैसे मान लो ये थोरेसिक कैविटी है, तो ये जो पेराइटल प्लूरा है ये किसके कांटेक्ट में होती है? थोरेसिक कैविटी के। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है या इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, ये किसके कांटेक्ट में होती है? लंग्स के। ये जो हमारी लंग्स है इसके कांटेक्ट में होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, एक कांटेक्ट होती है किससे? थोरेसिक कैविटी के। ठीक है। जो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा होती है वो सीक्रेट करती है प्लूरल फ्लूइड। ये जो हमारी प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये सीक्रेट करती है प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे इसके बीच बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये लंग्स के अंदर, जैसे मान लो हम सांस लिए तो लंग्स फूला, तो इनके बीच में रगड़ ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उसको मतलब इससे बचाता है, मतलब रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। शॉक एब्जॉर्बर है, कोई हमें मतलब कोई हमें मार दे या कुछ करे तो इसके पे ज़्यादा चोट ना हो, चोट ना लगे, तो क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है। और फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। अब देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तुम्हें समझ आएगा कि देखो ट्रेकिया का जो एंटीरियर पोर्शन है, देखो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला है? लैरिंग्स। तुम्हें खेल समझ आ रहा होगा। इस लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, और इसके ऊपर क्या होता है? एपिग्लॉटिस। और ये क्या है? ट्रेकिया। अब देखो, ये क्या है? एक सिंगुलर को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस, और इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या बोल देंगे? ब्रोंकाई। ये देखो, एक प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, सबसे आउटर वाला आउटर प्लूरल और इनर वाला इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये येलो कलर टाइप से क्या दिखाया गया है? प्लूरल फ्लूइड को दिखाया गया है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिससे इनमें फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना हो। और क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब देखो ये क्या दिखाया गया है? ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस। ट्रेकिया में डिवीजन में प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, फिर इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना था। देखो, इनिशियल टर्मिनल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल में फर्दर डिवीजन से क्या बना था? फाइनली एल्विलाई बना था। बीच के स्टेप एनसीईआरटी गायब कर देती है, मैंने वो भी तुम्हें समझा दिया है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल में फर्दर डिवीजन से क्या बना? एल्विलाई बना। और हम उसी एक एल्विलाई की स्टडी करेंगे। तो देखो ये क्या है? ब्रोंक्यूल, और फिर फाइनली क्या बना? एल्विलाई। अब देखो ये क्या है? कट एंड ऑफ रिब्स, और ये क्या है? लंग्स। चलो, मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारी लंग होती है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है। जैसे मान लो ये थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर हमारी लंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब देखो, जो हमारा लंग्स होता है वो नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा होता है? नॉन मस्कुलर। तो मस्कुलर नहीं है, मतलब इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर नहीं है, क्योंकि कंट्रैक्शन की पावर मसल में ही होती है। और हमारा लंग्स कैसा है? नॉन मस्कुलर है। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे थोरेसिक कैविटी में, इस कैविटी में हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें
तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाए। अगर वॉल्यूम कम कर दें तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाए। तो हम नेचर ने हमें एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट दिया है, मतलब एक एयर टाइट चैम्बर बनाया गया है, जिसकी वजह से हम अगर उस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो लंग्स की वॉल्यूम भी अपने आप बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो एयर कहाँ से बाहर से अंदर प्रेशर आ जाएगी, तो हमारा एयर इनटेक हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चला गया। तो एनसीईआरटी लिखती है एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी मतलब लंग्स का वॉल्यूम, मतलब हम लंग्स के वॉल्यूम को चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोरेसिक कैविटी जो है एक एयर टाइट चेम्बर प्रेजेंट होता है। एयर टाइट चेम्बर है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है। अगर इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब सेम चीज़ जो हमारा लंग्स होता है उस थोरेसिक कैविटी का नकल करने लगता है, ऐसे याद रखो। तो क्या हम लंग्स या पल्मोनरी वॉल्यूम को बदल सकते हैं? नो सर। तो एकदम बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहाँ पे चीज़ें समझना थोड़ा टिपिकल हो। तो अब देखो थोरेसिक कैविटी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये देखो, ये हमारी लंग्स है, इस लंग्स को बाहर निकाल दो, नीचे से बाहर निकाल दो तो अंदर जो कैविटी दिखेगी उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो होती है एक एयर टाइट चेम्बर है, बिल्कुल बाहर से एयर आ ही नहीं सकता किसी तरह का, इतना टाइट चेम्बर है। ये तभी आएगा जब थोरेसिक एयर बाहर से तभी आएगा जब थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कुछ चेंज हो। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारी लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होगा, तब जाके एयर बाहर आएगा। हम सीधे लंग्स के हम सोचेंगे हम लंग्स कंट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से बाहर बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, नहीं। हम कभी सांस लेते ही नहीं हैं। सांस तब आता है जब हमारी थोरेसिक कैविटी के स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम लंग्स का बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर प्रेशर कम, बाहर की ऑक्सीजन अंदर आ गई। ऐसे सांस अंदर जाता है, ना कि हम सांस लेते हैं। चलो बेसिक बातें धीरे धीरे समझ आएगी। अब देखो डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, बताओ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रल साइड में क्या है, स्टेरनम है। लेटरल साइड में क्या है, रिब्स है। और लोअर साइड में क्या है, एक यहाँ डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, डोम शेप होता है। तो यही थोरेसिक कैविटी की डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड, लोअर साइड क्या क्या है, तो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन है, थोरैक्स में अपने ऊपर थोरैक्स वाला पार्ट होता है, नीचे एब्डोमेन होता है। थोरैक्स में लंग्स की एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है। तो हम लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज कोई भी चेंज हो, चाहे वॉल्यूम बढ़ जाए तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाए मतलब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लंग्स मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब देखो ब्रीदिंग के लिए यह अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लंग्स जो होता है नॉन मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखो, या तो हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। सांस लेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आएगा, और सांस छोड़ेंगे तो लंग्स से एयर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। सर सांस कब आएगा, जब बाहर प्रेशर ज़्यादा हो और इंट्रा प्लूरल प्रेशर कम हो। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब प्लूरल मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर। और सांस छोड़ेंगे कब, जब इंट्रा प्लूरल प्रेशर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर प्रेशर कम हो, तब सांस बाहर से अंदर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। The movement of air in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere। मैंने तुम्हें शुरू से ही बता रहा है कि गैस का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट आना जाना जो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम, बाहर से अंदर, अंदर प्रेशर ज़्यादा बाहर कम, अंदर से बाहर। ठीक है। अंदर से बाहर कब, CO2 का हमारे सेल्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो CO2 अंदर से बाहर निकल जाती है। अब देखो कौन कौन से ऐसे मसल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस ग्रेडियंट को डेवलप करने में। सर आपने तो बोल दिया
कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन कौन-कौन से ऐसे मसल हैं जो इस ग्रेडिएंट को डेवलप करते हैं? देखो इसमें 2 मसल काम आते हैं, एक है डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सर क्या डायफ्राम मसल है? यस, डायफ्राम एक मसल है। इसमें रेडियल मसल होती है डायफ्राम में, ठीक है? और फेनिक नर्व की सप्लाई होती है, कुछ नहीं याद रखना है। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब देखो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में काम आता है। जब एकदम दम लगा के जब सांस छोड़ते हैं तब काम आता है। हमें सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे ही फोकस करना है, यही 2 चीज़ एनसीईआरटी में है, तो तुम समझ जाओ। हमें अगर हम सिर्फ इंस्पिरेशन की कंडीशन पढ़ेंगे और जो एक्सपिरेशन की कंडीशन होगी इसके उल्टा तुम कर लेना, क्योंकि एक चीज़ पढ़ ले दूसरा चीज़ इसका उल्टा है तो वो चीज़ बार-बार थोड़ी ना पढ़ेंगे, एक समझ आ गया तो दूसरे को उल्टा करके उस समझ आ जाएगा। तो चलो हम पहले इंस्पिरेशन की कंडीशन पढ़ते हैं। तो पहले तुम बता दो कि मसल कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस ग्रेडिएंट को डेवलप करने में? डायफ्राम और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम आता है। बाकी हम इन 2 चीज़ से हम एनसीईआरटी समझ जाएँगे। देखो पहले पढ़ते हैं डायफ्राम और हम कंडीशन किसका पढ़ रहे हैं? इंस्पिरेशन, साँस लेने की कंडीशन। शुरू में डायफ्राम जो है एक डोम शेप स्ट्रक्चर में है। जब हम साँस लेते हैं तो डायफ्राम में कंट्रैक्शन होता है, याद करो। जब हम साँस लेते हैं तो क्या होता है भाई? डायफ्राम क्या होता है? कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है? कंट्रैक्शन होगा। तो जब हम साँस छोड़ेंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ पढ़ते हैं दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जब हम साँस लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है। जैसे ही डायफ्राम कंट्रैक्ट किया, देखो पहले यहाँ वॉल्यूम इतना था, अब देखो इतना वॉल्यूम बढ़ गया। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। इसके अंदर लंग्स रखा हुआ है भाई, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा मतलब लंग्स का पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम पल्मोनरी बढ़ने से जब वॉल्यूम, अबे तुम ये पढ़ा पीवी बराबर कांस्टेंट, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, तो अंदर प्रेशर कम हो गया तो बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम, हमारी इंस्पिरेशन हो गई। अब देखो जो डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ है और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी है, वो किस एक्सिस में बढ़ी है? ये ऑप्शन में दिया जाता है, तो याद रखना है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। किस एक्सिस में? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। अभी ट्रिक बताऊंगा 2 मिनट में। अब हमने पढ़ लिया डायफ्राम। इंस्पिरेशन की कंडीशन में डायफ्राम क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज होती है। किस एक्सिस में? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो हमें पता है कि जो चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा वही पल्मोनरी वॉल्यूम में होगा। तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो यहाँ भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो इंट्रा, अंदर वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया, तो अंदर प्रेशर कम बाहर ज़्यादा, तो हमारी इंस्पिरेशन हो गई। अब देखो इंटरकोस्टल मसल में हम सिर्फ एक्सटर्नल वाले पे फोकस करेंगे, इंटरनल वाला फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम आता है। अब देखो जो 2 रिब्स होती हैं उनके बीच में जो इंटरकोस्टल 2 के बीच में, तो जो एक्सटर्नली होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और जो इसके अंदर होगा वो है इंटरनल, दिख नहीं रहा है। तो हमें तो सिर्फ जो दिख रहा है उसी का काम है, तो उसी से काम चला लेते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में भी कंट्रैक्शन होता है। जब हम साँस लेते हैं तो डायफ्राम भी कंट्रैक्ट करता है, तो डायफ्राम का कंडीशन हमने पढ़ लिया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कंट्रैक्शन होता है। जब मसल कंट्रैक्ट करेगी तो जो हमारा रिब्स होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और स्टेर्नम मूव आउटवर्ड। रिब्स मूव अपवर्ड और रिब्स अपवर्ड मूव करेगी और स्टेर्नम आउटवर्ड मूव करेगा। ये देखो ये हमारी रिब्स, जब हम सांस लेंगे तो स्टेर्नम तो आउटवर्ड मूव करेगा और रिब्स क्या होगा? अपवर्ड मूव करेगा। अब देखो जब रिब्स अपवर्ड मूव करा और स्टेर्नम आउटवर्ड मूव करा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। किस एक्सिस में इंक्रीज हुआ? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब देखो मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाता हूँ। स्टेर्नम अपवर्ड मूव किया और जो हमारा
स्टेरनम आउटवर्ड मूव किया और रिब अपवर्ड मूव किया तो हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ा तो हमारी जो लंग्स है उसके अंदर रखी है उसका भी वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर उल्टा चलता है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ा और अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो गई। तो क्वेश्चन बताओ, इंस्पिरेशन की कंडीशन में डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है? कंट्रैक्शन। ठीक है सर। डायफ्राम क्या डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है? नो नो सर, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो देखो, डायफ्राम डी को कभी भी डी से मैच मत करना, डायफ्राम किस एक्सिस में? एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, यही ट्रिक है। अब देखो एएनसीईआरटी का डायग्राम है, जूम आउट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ जो डायग्राम बनाया था वही था। ठीक है। वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग बाय एक्स्ट्रा मसल। हम ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को कुछ एक्स्ट्रा मसल से इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल। हमारी एब्डोमेन की मसल हेल्प करती है जब ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, कितनी देर तक ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ में सांस रोकते हैं, एब्डोमेन की मसल हेल्प, आईआईसीएम फोर्सफुल एक्सपीरेशन अभी हमने पढ़ा। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को कौन कौन मसल बढ़ा सकती है? कुछ एक्स्ट्रा मसल ऐसे एब्डोमेन की मसल, आईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म या इसकी जो स्ट्रेंथ है ब्रीदिंग की उसको बढ़ा सकते हैं। मैकेनिज्म नहीं, ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। हेल्दी मैन में ब्रीदिंग का एवरेज टाइम होती है 12 टू 16 पर मिनट। हम लोग 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं और एक बार सांस लेने में 500 ml खींचते हैं। कितना? 500 ml। तो 12 बार सांस लिए तो 12 पचे 60, 6000 ml। 12 टू 16, अगर 16 बार ले लिए तो 16 5 जा 80, 8000 ml। तो 6000 से 8000 ml 1 मिनट में हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी।